के शो में कराची माहौलियाती पसमानदगी खतरे की घंटी, कुदरती आफात से मुतवक्के नुकसान, हमारी तैयारी क्या? मैंग्रोव्स के घने जंगलात, बिल्डर माफिया मुतहरिक, साहिली पट्टी माहौल दोस्त इकदामात नागुजीर, कराची में जल्जले के खतरात ओ खदशात, मकरान सबडक्शन जोन अहम हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, रिसेंटली हमने शहर कराची के हवाले से मुख्तलिफ मल्टीलैटरल फोरम्स की रिपोर्ट देखी। वर्ल्ड बैंक की मोस्ट लिवेबल सिटी रिपोर्ट देखी। लीस्ट लिवेबल सिटीज़ के अंदर शहर कराची का शुमार एक बार फिर हुआ। शहर कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को पूरा करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए रिक्वायर्ड है कि हम शहर को सस्टेनेबल बना सकें। ये इसलिए नहीं कि हम शहर को ग्रो यानी इसकी जो लाइफस्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव कर सकें, बट इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एटलीस्ट $10 बिलियन रिक्वायर्ड है। ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा कैसे रेज हो सकता है, इस पर मुख्तलिफ नौयत के सवालात मुख्तलिफ औकात में उठाए जा चुके हैं। अब अहम तरीन सवाल ये है कि इस शहर का मास्टर प्लान क्या है, यानी ख़ास तौर पर रीसेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हाई राइजेस का बनना, जिसके अंदर शहर के अहम क्रिटिकल एरियाज से मुताल्लिक ये जो एरियाज़ शहर के हुदूद में नहीं बल्कि समंदरी हुदूद में आते हैं, जिसमें क्रीक्स हैं, लगून्स हैं या मैंग्रोव्स हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का होना। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो, या फिर ऐसी इंस्टॉलेशंस जिनका ताल्लुक हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी से, जैसे पोर्ट्स हैं, या नेशनल सिक्योरिटी से हो, तो उनके हवाले से हमारी तैयारी क्या है। रिसेंटली तैयारी से मुराद इसलिए कि रिसेंटली हमने देखा कि जब एक ईस्टर्न रशिया में एक जल्जला आया, इस अर्थक्वेक से जिसका मैग्नीट्यूड 8 से ज़्यादा का था, पूरी दुनिया हिल गई। यानी दुनिया इसलिए हिल गई कि इट वॉज वन ऑफ द वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन जो वहाँ पर सूरत हाल हुई। इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर वोल्केनो इरप्ट होना, सुनामी ट्रिगर होना, ये सब सूरत हाल देखी। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, क्या शहर कराची को भी ऐसे कोई ख़तरात लाहक हैं? और ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम ये सूरत हाल देखते हैं कि कराची शहर में ये रिसेंटली जो हाई राइजेस बनाए गए या जो समंदर पे ज़मीन रिक्लेम की गई, इस ज़मीन को रिक्लेम किया गया, समंदर की ज़मीन को जो रिक्लेम करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाहे कमर्शियल थी या रेजिडेंशियल थी, तो ये ज़मीन और ये जो हाई राइजेस और जो कॉन्क्रीट बना, क्योंकि आप याद रखें कि शहर कराची में समंदर कहाँ तक था, ये बात आइलैंड हो गया या अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह का मज़ार हो गया, ये सब के बारे में कहा जाता है कि ये सब आइलैंड थे। तो यहाँ तक कंस्ट्रक्शन फैल जाना, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स का जाल बच जाना, तो ये जो शहर कराची की सेस्मिक जोन है या ख़ास तौर पे अर्थक्वेक के हवाले से जो ख़तरात हैं उसमें कितना इजाफा करते हैं। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर सुनामी वार्निंग्स या सुनामी ट्रिगर्स, क्योंकि बहुत से लोग यह मिसाल देते हैं, जिससे प्रोग्राम में आगे बात होगी कि दुबई के अंदर भी तो समंदर पे कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं, लेकिन दुबई इज़ अ डेजर्ट और यहाँ पर इस वक्त रिवर इंडस भी है, यहाँ पर शहर कराची में समंदर भी, तो दुबई है इज़ अ डेजर्ट। जो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है मुख्तलिफ, बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता, इस सूरत हाल के अंदर इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। तो शहर कराची के अंदर जो रीसेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कितना ख़तरात लाक हो सकते हैं, क्या खदशात हो सकते हैं, फिर हमारी तैयारी क्या है। एक रीसेंट एग्जाम्पल हमने देखा कि लियारी में जब बिल्डिंग गिरी तो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी, हमारी रेस्क्यू कैपेसिटी, हमारी इवैक्यूएशन की कैपेसिटी, हमारी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, इन सब की धज्जियाँ उड़ गई और ये सब का सब बेनकाब हुआ कि आखिरकार हम कहाँ खड़े हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो खदशात हैं ये कितने हद तक दुरुस्त हैं, कितने हकीकी मायने हैं। ये सबडक्शन जोन, जो मकरान सबडक्शन जोन जिसके बारे में कहा जाता है, इससे मुराद क्या है, कितनी एनर्जी पिछले कई सालों से जोन के अंदर है और खुदा ना खास्ता इस जोन से जो प्लेट्स हैं उस पर क्या ख़तरात शहर को हो सकते हैं। और इन ख़तरात से निमटने के लिए सबसे अहम सवाल जो है नाज़रीन, क्योंकि किसी भी डेवलप्ड कंट्री में या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो उस शहर की तैयारी
रेस्क्यू के हवाले से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, उस शहर को यानी इवैक्यूएट करने के हवाले से क्या तैयारी हो सकती है। फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में राय क्या रखते हैं, क्योंकि जो जिस सूरत हाल का या जिन खदशात का इजहार किया जाता है उन खदशात के मुताबिक तो अगर हमारे पास यानी जो इससे पहले स्टडीज़ आई हैं 2013-14 में, तो खुदा ना खास्ता अगर सुनामी ट्रिगर होता है आफ्टर एन अर्थक्वेक तो 30 से 40 मिनट हमारे पास बचते हैं। यानी 30 से 40 मिनट के टाइम के दौरान हमें इस शहर को खाली करना होगा, इवैक्यूएट करना होगा। आप सब जानते हैं कि शहर कराची में हमें यहाँ से एग्जिट करने में, यानी सोराब रोड के रास्ते से करें या आप नेशनल हाईवे वाले रास्ते से करें, एटलीस्ट घंटा नॉर्मल हालात में लग जाता है। तो खुदा ना खास्ता अगर वाकई में 30 से 40 मिनट का अरसा लगता है, या 2024 या 23 की एक स्टडी उठा के देखें तो स्टडी के मुताबिक तकरीबन 90 मिनट होते हैं अगर आपके पास इवैक्यूएट करने के आफ्टर अ सुनामी मॉर्निंग। यानी यू विल हैव 90 मिनट्स, एग्जैक्टली 1.5 घंटा जिसके अंदर आपको इस शहर को खाली करना होगा। तो क्या 1.5 घंटे में इस शहर को खाली करना ये मुमकिन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये बड़ा अहम सवाल है जो प्रोग्राम में हम आगे चल के उठाएंगे। और क्या इस तरह का कोई इवैक्यूएशन प्लान एग्जिस्ट भी करता है जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही थी जब ये समंदर पे कंस्ट्रक्शन, ये ओशियन व्यू, तो ये क्रीक व्यू, तो ये जो मैंग्रोव्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन और मुख्तलिफ नामों से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए, कमर्शियल एंटिटीज़ बन गई, तो ये किधर थे ये जो सारे इस वक्त हमारी अथॉरिटीज़ थी रेगुलेटरी? और अब जब ये बन चुके हैं तो अब इन अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर सकती हैं इस सिलसिले में, और हमारे इवैक्यूएशन प्लान क्या हैं? ये सारी अहम तरीन सूरत-ए-हाल से बात करेंगे। कुछ तारीख के तनाजुर से भी समझेंगे कि 1945 में शहर कराची का नक्शा क्या था, कहाँ कहाँ लगून थे, कहाँ कहाँ क्रीक थे, कहाँ कहाँ इस वक्त जो है हमारे पास मैंग्रोव्स थे जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, कौन कौन से इलाका जो इस वक्त है वो आइलैंड की सूरत इख्तियार कर चुका था और अब नहीं है। इस पूरी सूरत हाल बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मसूद लोहार साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, एक्सपर्ट हैं माहौलियाती उमूर के। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात। मसूद लोहार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर हैं माहौलियाती उमूर के। मसूद लोहार साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। ये बताइएगा ईस्टर्न रशिया में जो इस वक्त सिनेरियो है अर्थक्वेक के बाद, ये आपने कैसे देखा और किस तरह ये जो जिसे कहा जाए कि दुनिया भर की इमेजिनेशन से भी बढ़ के वाइल्ड इमेजिनेशन जिस तरह वहाँ हुआ है, जो जिस तरह से सुनामी आया, एज अ एनवायरमेंटलिस्ट आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, ये बताइएगा पहले। देखें, जो वहाँ ज़लज़ला आया है उसका हमारे ऊपर तो कोई इम्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सुनामी भी आई है वो पैसिफिक में आई है। लेकिन जो चीज़ हमें रिमाइंड करा रही है वो है सबडक्शन जोन, कि वो जो ज़लज़ला है वो भी सबडक्शन जोन में आया है। और ये इसी तरह का एक सबडक्शन जोन हमारे मकरान कोस्ट में भी है, जिसको मकरान सबडक्शन जोन कहा जाता है, जो कराची से कोई 120 से 150 नॉटिकल माइल्स पे समंदर में अंदर है। लेकिन वहाँ की जो ट्रिकी बात है वो ये है कि ये लास्ट जो एक्टिव हुआ था वो 1945 में हुआ था, जिसकी वजह से सुनामी आई थी, कराची में भी आई थी। हालांकि वो भी पार्शल एक्टिविटी थी, लेकिन वो सबडक्शन जोन जो है वो बहुत लंबा है। और उसकी एक एडिशनल का बात यह है कि वहाँ पे ट्रिपल जंक्शन है, जो सबडक्शन में तो वो इंडियन प्लेट जो है वो जा रही है यूरेशियन प्लेट में, लेकिन ये कि जो वहाँ जो ट्रिपल जंक्शन है वो अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। तो वो अगर 45 से कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो उसका मतलब है कि मिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी जो है उधर मौजूद है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि उसका पोटेंशियल क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। उसका मैग्नीट्यूड अल्लाह रहम करे अगर वो एक्टिविटी होती है तो वो 8.7 से लेके 9.2 तक आएगा। क्या हम उस तरह के साइज में एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? क्या हमारे यहाँ मतलब सुनामी के जो अलर्ट का कोई सिस्टम है? कोई हमारे यहाँ ऐसे मेजर्स है जिससे स्पेशली वो इंस्टॉलेशंस जो अरेबियन सी के ऊपर या कोस्ट के हैं, जैसे कराची पोर्ट है या पोर्ट कासिम है या फिर कनोप है, जो हमारा न्यूक्लियर एटॉमिक जो प्लांट है,
तो वो तो सी लेवल के ऊपर है। तो इसके लिए ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि वी शुड बी रेडी, वी शुड लर्न फ्राम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, सही। तो मतलब ये कि एक तो आप कह रहे हैं कि मकरान सबडक्शन जोन है, दूसरा गवादर के ऊपर भी कुछ प्लेट्स हैं, तो ये हम दो तरफ से हमें खतरा हो सकता है अगर नहीं वो एक ही है। जो सब ये स्ट्रेचेस फ्रॉम ईरान टू यू नो मोस्ट ऑफ द सिंध कोस्ट, मकरान कोस्ट एंड देन अमान। तो जो जीवनी है या ग्वादर है या औरमाड़ा है, ये इसी सबडक्शन जोन में आता है। सही। अच्छा सर, ये बताइए क्योंकि आपने जैसे कहा कि 8.8 टू 9.2 तो दिस मैग्नीट्यूड कैन ट्रिगर अ सुनामी, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, ये सही बात है? बिल्कुल सुनामी होगी। एंड हाउ मेनी मिनट्स विल वी हैव, कि कितने मिनट के अंदर मतलब इट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट? देखिए, इसके लिए 2-3 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ साइमुलेशंस हैं। एक तो साइमुलेशन की गई थी 2014 में, वो तो कहते हैं कि जी 20 मिनट्स में पहुंचेगी। दूसरी एक की गई थी उसमें कहते हैं कि जी ये 90 मिनट्स में कराची को हिट करेगी। मेरी पर्सनल राय ये है कि ये 30 टू 40 मिनट्स में कराची को हिट करेगी। अच्छा, और से ये क्योंकि जो इस बारे में जो मोस्ट रीसेंट स्टडी हुई थी वो 2024 में हुई है, कब हुई है जो मोस्ट रीसेंट स्टडी कराची में? मेरा ख्याल है 2023 से 24 में। 23 से 24, और स्टडी में भी यही बताया गया था, यही जो सामने आया। हाँ, उनका ये है कि 90 मिनट्स में हिट करेगी। लेकिन ये कि देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो 9 एंड अबो जो भी मैग्नीट्यूड होता है ना, वो बहुत अनयूजुअल मैग्नीट्यूड्स होते हैं। इन मैग्नीट्यूड्स की वजह से बहुत सारी साइज्मिक चेंजेस के अलावा जोग्राफिकल चेंजेस भी आ जाती हैं। सही। तो उसके बारे में कोई भी साइंटिफिकली आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि भाई सुनामी की साइज़ क्या होगी, स्पीड क्या होगी। ये थोड़ा ट्रिकी है। सही। अच्छा, लेकिन सर ये बताएं कि इसमें जो हमारी तैयारी है, यानी हमारी अलर्टनेस है शहर कराची की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किधर है? जो आप 90 मिनट्स कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 90 के आप 180 मिनट्स भी कर लें, तो आर वी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी थ्रेट लाइक दिस? देखिए, मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर इवन हम प्रिपेयर्ड हों भी, हम तो इंक्रोच करके समंदर के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो क्या प्रिपरेशन। दूसरा ये कि अगर आपकी क्रिटिकल जो इंस्टॉलेशंस हैं वो सी लेवल पे है, खड़े हैं, मतलब ये कि नोइंग वेल कि भाई सबडक्शन जोन मौजूद था, तो आप कम से कम न्यूक्लियर जो प्लांट है वो तो सी लेवल पे ना रखें ना, मतलब थोड़ी एलिवेशन हो, या जैसे हमारी कराची पोर्ट है। तो इन सब के लिए कोई अलर्ट सिस्टम हो, कोई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई प्रॉपर मैकेनिज्म हो। मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है उनका कोई मेजर हो, आप उनसे चेक करें। लेकिन अपेरेंटली तो जैसे हम बाकी चीज़ों में पीछे हैं, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ इस तरह का उस तरह लेवल का होगा। आपको अंदाज़ा करें कि जापान जैसे मुल्क को भी अपना जो फुकुशिमा इस तरह कुछ जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है, वो कई दफ़ा उनको इवैक्यूएट करना पड़ा है। तो ये बताइएगा सर कि एक तो चले आपने जो हमारी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, लाइक आपने न्यूक्लियर का, फिर दूसरा जो आपका केपीटी हो गया, आपका जो पोर्ट हो गया कराची का, उसके अलावा जो कमर्शियल यानी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अनाउंस होना शुरू हो गए, कोई मैंग्रोव्स के ऊपर है, तो कोई लगून्स के ऊपर है, तो कोई हमारे क्रीक के ऊपर है, तो ये कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे इकोलॉजिकल डैमेज में? हमें इस वक्त हमें वो कर रहे हैं मुतासिर। मतलब मैं इसका लेमैन में जवाब ये दूंगा कि 1945 में जब सुनामी आई थी, तो उस वक्त आपकी ओभायो लेगून भी मौजूद थी, नैनार भी मौजूद थी, कोरंगी क्रीक भी थी, गिजरी क्रीक भी थी, और क्लिफ्टन और डिफेंस जहां आपको अभी नज़र आता है, डिफेंस तो था ही नहीं, क्लिफ्टन था। तो क्लिफ्टन जो है सैंड ड्यून्स था, और यहाँ जो है इंटरटाइडल जोन थे जब, और सैंड उड़ के आती थी, इसको हवा बंदर कहते थे। तो ये सब मौजूद थे, और सब क्रीक्स भी मौजूद थी। और अपना आपका जो केमाड़ी था, इट वॉज एन आइलैंड। अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मदार है जिस पहाड़ी पे, वो भी एन आइलैंड था। बाथ आइलैंड वॉज एन आइलैंड। तो अब वो सब बंद है। अब न सिर्फ वो बंद है, बल्कि हम लैंड रिक्लेम करके अंदर चले गए हैं। तो अब आप खुद अंदाजा करें कि हम कितना छेड़छाड़ कर चुके। सही। अच्छा, ये जो छेड़छाड़ है कुदरत के साथ या जो भी समंदर के साथ, इसका यानी कहते हैं कि पानी अपने रास्ते पे वापस आता है, तो ये कितना खतरनाक है? मतलब ये जो हो रहा है, ये सब कुछ जो रिक्लेम हो रही है लैंड। मैं तारीख से आपको बता सकता हूँ कि 9वीं सदी में आई थिंक 828 या 848 या 42 में, इस तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन 9वीं सदी में ज़लज़ला। तो देवलपोर्ट वाज अ वेरी लार्ज सिटी, कोस्टल सिटी। तो उस वक्त दो जो हैं वो मौरख जो हैं, उनकी मैं रिलेट कर सकता हूँ।
एक है इब्ने जूज़ी और दूसरा अल्लामा सयूती, अल्लामा अब्दुर्रहमान सयूती। इब्ने जूज़ी तो ये लिख रहा है कि एक ख़त का जिक्र करता है, बल्कि वो डिट्टो उसको कॉपी करता है कि जी एक बंदे ने ख़त लिखा है देबल से बहरीन के गवर्नर को कि इस वक्त जब मैं ये ख़त लिख रहा हूँ तो ज़लज़ले के बाद 20,000 लाशें निकल चुकी हैं और सवाए चंद इमारतों के पूरा शहर गर्क हो चुका है। ये उसके एक अल्फाज हैं। फिर अल्लामा सयूती ने तारीख़ उल खुलफ़ा में लिखा है कि देबल पोर्ट में उस ज़लज़ले में 1.5 लाख लोग मरे थे। अच्छा, तो अब आप अंदाज़ा करें कि देबल पोर्ट में कोई हाई राइज नहीं थी, देबल पोर्ट के अंदर कोई वो इंक्रोचमेंट्स नहीं थी, कोई उन्होंने रास्ते नहीं रोके थे, कोई लेगून्स बंद नहीं थी। तो अगर उसका इम्पेक्ट यह है, एक और भी आपको रेफरेंस दे दूँ तारीख से 1868 का औरंगा पोर्ट, उसमें वो बता रहे हैं कि जी ज़लज़ले में 30,000 हाउस होल्ड्स जो है पानी में चले गए थे। और उस वक्त चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज़ और डच आ चुके थे और क्रॉनिकल्स जो होते थे, वकाया निगार जो मुग़लों के जी, वो मौजूद थे, तो वो सारा रिकॉर्डेड है। तो उसके जो कैलकुलेशन की गई है तो उसमें ये कहा जाता है कि 1 लाख से 1.5 लाख लोग मरे थे। तो यार अब आप ये शहर कराची जो है इसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ न माने 2 करोड़ माने, ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, मैं मसूद साहब एक इजाज़त, एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अहम तरीन हक़ाइक़ हैं तारीख की रोशनी में, फैक्ट्स की रोशनी में, फिर जो इस वक्त कराची को थ्रेट फेस कर रहा है कराची, उसकी रोशनी में। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, मसूद लुहा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद। मसूद, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक यानी सूरत हाल जो हिस्टोरिकल रही है। अच्छा, रिसेंटली ये जो सारी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं ख़ासतौर पर मैंग्रोव्स पे, तो कोई रेगुलेटरी चेक नहीं है इन तमाम चीज़ों पे जो हो रही हैं? मैंग्रोव्स हुए, क्रीक्स हुए, लगून्स हुए, और ये किसको प्लीज़ करने के लिए हुई है सारी? रेगुलेटरी चेक्स तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लियारी में जो बिल्डिंग गिरी थी, क्या वो ज़लज़ले में गिरी थी? अगर वो ज़लज़ले में नहीं गिरी थी तो वो रेगुलेटिंग बॉडीज़ कहाँ हैं? और अगर अल्लाह माफ़ करे इस तरह की बिल्डिंग्स इतनी फ्रेजाइल हैं कि वो खड़े खड़े गिर जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे अगर कोई साइज़मिक एक्टिविटी होती है तो क्या होगा? सही। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा मसूद साहब कि अब जो यानी इसको रोकने के लिए यानी इक़दाम जो थे वो तो हुए नहीं, अब हमने पूरा कॉन्क्रीट जंगल बना दिया, हाई राइज़ेस बना दिए, अब क्या हो सकता है? देखें, ये बहुत ट्रिकी सवाल है। ये इसका जवाब देना सरदस्त तो इस तरह मुमकिन नहीं है कि आप एक सेंटेंस में जवाब दे दें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप मरीन इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर नहीं करेंगे तो उसकी जो आप प्राइस पे करेंगे वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और ये नेचर से, मैं तो आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि 1945 से 80 सालों में सबडक्शन जोन की जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं हुई। तो वो जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी अल्लाह माफ़ करे अगर रिलीज़ होती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और अगर तैयार नहीं है तो इट्स टोटल एनाहिलेशन। और ज़लज़ले में तो ये होता है कि बादशाह भी मरता है और आम आदमी भी मरता है। इसमें ज़लज़ला ये नहीं पूछता कि ये घर किसका है। तो दूसरा ये कि देखें, हमारी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं तो इमीडिएट बेसिस पे तो उसकी डिज़ास्टर के कॉन्टेक्स्ट में पहले तो थर्ड पार्टी ऑडिट करानी चाहिए, और फिर अगर वो मेयर्स जो रिकमेंड हों वो मेयर्स लेने चाहिए ताकि हम मिनिमम नुकसान को जो है वो फेस करें। तो सिर्फ सबडक्शन जोन नहीं है मकरान का, वो तो हमने फिर ये रशियन जो एक्टिविटी है उसके हवाले से बात की है। लेकिन कराची जो है वो चारों तरफ से जो है वो साइज़मिक इश्यूज़ की वजह से घिरा हुआ है। लांढी माइनर फॉल्ट है, फिर आपका थाना बुला खान माइनर फॉल्ट है, फिर चमन फॉर्मेशन है बलूचिस्तान की तरफ, फिर आपका अलाबंद फॉल्ट है। अलाबंद इज़ अ मेजर फॉल्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होते हुए भी अगर आप इतना इग्नोर कर लें कि दरियाए मलीर और लियारी की जो इस्चुअरीज़ हैं वो भी नाला बन गई, उनकी जो डेल्टाएँ थी, जो बफर होता है जो बेसिकली मड फ्लेट्स होते हैं, वो ख़त्म हो गए। फिर आपने क्रीक्स की क्रीक्स बंद कर दी, सब क्रीक्स बंद कर दी। तो अब ये तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह की इंजीनियरिंग है, ये किस तरह का ये विजन है जिसके बुनियाद पर ये रियल इस्टेट बढ़ रहा है।
मुझे तो नहीं समझ में आता। अच्छा, इसमें यही समझ में आता है कि एक पूरा माफिया है जो कि जिसमें बेनिफिशरीज भी हैं, जो सिस्टम का हिस्सा भी हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी हैं, जो मिलकर इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, एट द कॉस्ट ऑफ कराची, एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स, जो फ्यूचर में किसी वक्त भी ये सब कुछ ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। लेकिन आपने एक लगून का भी जिक्र किया अपनी एक वीडियो में, लहूती मेला में गालिबन, जो आपका काफ़ी इस वक्त क्लिप भी आया सामने, वो तस्करा क्या था? थोड़ी है, जो देखें, जो मैरीन इकोसिस्टम होता है उसमें अगर दरिया हैं तो उनकी स्टोरीज होती हैं, फिर उनकी क्रीक्स होती हैं, फिर लेगून्स होती हैं। लेगून बेसिकली क्या है? लेगून इज एक्चुअली अ बैक वाटर सिस्टम जो पीछे से उसमें मीठा पानी आता है, बेशक सूरज का हो या दरियाओं का हो या नालों का हो, और इधर समंदर का पानी जो है हाई टाइड में अंदर जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो लेगून थी वो तो ओबायो लेगून थी, जो 3 तलवार, 2 तलवार, हिजरत कॉलोनी, शीरी जना कॉलोनी, माई कोलाची का ये सारी एरिया, ये बोट बेसिन का जो पुराना जो काला पानी नजर आता है, ये उस लेगून की बाकियात है। वो तो पूरी आपने आंखों का करके बंद कर दी। यानी कि हैरत की बात यह है, हाउ कैन यू डिस्कनेक्ट अ लेगून विद फ्रॉम द सी? आपने डिस्कनेक्ट कर दी। फिर उसके बाद नैनार लेगून थी सेंट्सपिर की तरफ, वो 55 में किसी इदारे ने वहाँ हट बना के उसका जो चैनल था वो बंद कर दिया। उससे यह होता था कि वो हाई टाइड में पानी अंदर आके मनोरा और हार्बर के बीच से वो पानी को साफ करता था। वो साइकिल आपने बंद कर दिया तो आपके हार्बर का ये हाल है कि बदबू की वजह से आप खड़े नहीं हो सकते, और वो गंद किचरे का एक ढेर है जो एक्यूमुलेट होता जा रहा है और आए दिन होता जा रहा है। और केपीटी और पाकिस्तान नेवी जब तक ड्रेजिंग न करें रेगुलर बेसिस पे, दे कांट ऑपरेट इन दैट वाटर्स। तो ये किस तरह की, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप ये किस तरह का कर रहे हैं काम। अच्छा, क्योंकि इस सिलसिले में जो हुकूमती कोशिशें हैं वो आपको कुछ नज़र भी आती हैं, या कोई विल नज़र आता है, या मैं अगर ये कहूँ कि वो समझ भी पा रहे हैं कि मसला है, कि रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, या वो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है और वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और हाई राइजेस की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि किसी को समझ में आता है। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं तो कहता हूँ वो भी फेक हैं। मतलब ये कि मैं तो फोक लोर और फोक जो हमारी सिंधी में पब्लिश, क्योंकि ये जो हमारे सिंधी फोक लोर में जो पब्लिश्ड अकाउंट्स हैं वो हैं मोरलो मीरबर के और राजा दलू राय के। तो राजा दलू राय वॉज अ सुमरो डायनेस्टी का किंग था, जिसका महल जो था वो बाथ आइलैंड पे था, अभी भी उसके आसार मौजूद हैं उधर। और उसने जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट लेजेंड व्हिच इज पब्लिश्ड ऑल्सो, उन्होंने ये जो एरिया है ये एज अ जागीर दे दी थी ओबायो को। ओबायो वाज द फादर ऑफ मोरलो एंड हिज ब्रदर्स, तो उसको जो उसी वजह से ओबाया कहते थे। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसको बैकवाटर कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने जो नयनार लेगून थी उसको नया नाला लिखा है, क्योंकि वो उर्दूवाइज कर दिया था। नए नार कहते हैं रिवराइन को। तो नए नार जो लेगून है वो ट्राइब्यूटरी भी थी, कि जब बारिशें होती थी तो वो पानी दरियाओं का, मतलब नालों का पानी जो पहाड़ों से आता था वो लेके लियारी नदी में डालती थी, तो उसको नार भी कहते थे, नए नार। तो नए कहते थे, नार का मतलब नए कहते थे, नए मीन्स रिवराइन। तो अब वो सारी चीज़ें किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। तो आप जिसको जो पता ही नहीं, किसी को ये नहीं पता कि यार ये टाइडल डेल्टा है, इट्स अर्थक्वेक जोन बी व्हिच इज ओनली 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द सबडक्शन जोन, एंड देन स्टिल यू आर रिक्लेमिंग लैंड एंड मेकिंग हाउसेस, और उस पर मजे से आप मतलब प्रूव कर रहे हो। ये तो आउट ऑफ योर माइंड बॉगलिंग है। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह की विजडम है। सही। और सर, ये जो लैंड रिक्लेम हो रही है, तो मुझे नहीं पता इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, बट दिस मस्ट बी इलीगल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ज़मीन समंदर की या क्रीक या मैंग्रोव्स के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें हाई राइजेस के। तो आई डोंट थिंक कि इट इज़ लीगली परमिसिबल। ये तो सिर्फ आउट ऑफ द सिस्टम ये काम हो रहा है सारा, जो समझ में आता है। बिल्कुल। जो देखें, जो कानून मैंने पढ़ा है या देखा है रेवेन्यू का या पाकिस्तान गवर्नमेंट का या अदरवाइज, उसमें यह होता है कि एवरी लैंड व्हिच ऑफ एनी प्रोविंस इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट द लैंड ऑफ द प्रोविंस, और वो प्रोविंस उसको ना क्लास लैंड, अगर सर्वेड है तो सर्वेड है। क्योंकि रिक्लेम लैंड इज नॉट अ सर्वेड लैंड, तो वो रिक्लेम लैंड है तो वो ना क्लास है। तो ना क्लास जमीन जब तक एलोकेट ना हो वो किसी की मिल्कियत कैसे हो सकती है? माई अंडरस्टैंडिंग इज कि ये जितनी भी रिक्लेम लैंड है इसकी कोई, ये ऐसे ही है जैसे नसला टावर। अब नसला टावर गरीबों का था, DHA अमीरों का है, तो ज़ाहिर इसको तो कोई नहीं गिराएगा। नसला टावर गिरा दिया, लेकिन ये इस पर नाराज भी होते हैं कि जी आप DHA के खिलाफ। हम क्यों बोलेंगे किसी के खिलाफ? हम तो कहते हैं कि प्रमोशन हो, काम हो, लेकिन ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि लोगों को बेचारों को, मतलब मुझसे ऐसे मासूम लोग भी मिलते हैं
जो ये डीक्लेम लेन की हाई राइज में रहते हैं कहते हैं जी मसूद साहब कैसी बातें करते हैं, सर दुबई भी है, कतर भी है, जनाब सऊदी अरब भी है। भाई वो डेजर्ट है, वहाँ कोई रिवर इंडस नहीं है, वहाँ कोई क्रीक्स नहीं है इंडस की, न वहाँ टाइडल डेल्टा है, न वहाँ का टाइडल प्रेशर है, और न किसी शहर में दुबई में कोई लियारी और मलीर नदी है क्या? दिखाएं जरा, कोई नाला दिखा दें, कोई वहाँ पे हिल दिखा दें सवाए सैंड ड्यून्स के। अब इस तरह की बातें करेंगे तो यार ये तो फिर नॉनसेंस है ना यार। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर ये जो यानी जिस तरह से ये तबाही हुई ओवर द ईयर्स, सब खामोश रहे। आपने कहा प्रोफेशनल्स भी थे, वो भी खामोश रहे, ना हुकूमत में कोई समझ सका, समझा चाहा भी तो समझने की कोशिश नहीं की गई। अब तो ये सब कुछ हो गया। अब आपने सर मैंने पूछा, आपने कहा इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि अब हम क्या करें, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी जो ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जिसकी नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में वैल्यू है, हमारे पोर्ट्स हो गए, ये हो गए, तो वी शुड रीशिफ्ट देम या वी शुड रीलोकेट देम, क्या होना चाहिए फौरी तौर पे? क्या देखिए, मैं आपको ऑफ द हैंड एक सिंपल बात बताऊं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत मेरे आपके किसी कहने से वो नहीं होगा। ह्यूमन ग्रीड जो है दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। वो कभी भी वो तो पेट कहते हैं कि जब कब्र में जाएगा तो पेट ही उसकी ग्रीड ख़त्म करेगा, ये कुछ कोई मसला वो हल नहीं होगा। बस सिर्फ ये है कि ये जो जैसे हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है ना, उनकी इंस्टॉलेशंस में डिज़ास्टर मेजर्स के डिज़ास्टर रिडक्शन के मेजर्स लिए जाएँ। ऐसे मेजर्स लिए जाएँ कि अल्लाह माफ़ करे कोई एक्टिविटी हो तो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल ना हो जाए। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, जैसे सुनामी का भी अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, और मतलब बेसिक जो मतलब पोस्ट डिज़ास्टर जो है इवैक्यूएशन, और अपना मतलब जो कम्युनिटी जहाँ रह रही है उनको पता हो कि भाई अगर इस तरह का इवेंचुअलिटी कोई होती है तो हम उसको कैसे मैनेज करें या कैसे उसको फेस करें। मतलब ड्रिल्स होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों के स्कूल्स में, हमारे प्रोफेशनल जो हमारे गवर्नमेंट इदारों के ऑफिसेज हैं उनकी ड्रिल्स होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब ये अगर सोच लिया ना कि नहीं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर नहीं करेगा, 80 साल की एनर्जी मौजूद है, और ये अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी थी कि 45 से लेके आज तक वो चीज़ निकली नहीं है। और वो तो सबडक्शन जोन है, वो तो हिमालय जो बना है वो तो इसी सबडक्शन जोन्स की वजह से बना है कि वो प्लेट जो है प्रेशर डालती है और वो बढ़ता जाता है ऊपर। तो वो तो 45 वाली जो थी वो तो पार्शियल एक्टिविटी थी, मतलब नॉट एट द फुल मैग्नीट्यूड थी। अब साइज्मिक जो डायनामिक्स है उसको जो समझते हैं लोग वो मेरी बात समझेंगे कि अगर ये 90 किलोमीटर्स का जो सबडक्शन जोन है, अगर वो पूरे का पूरा कोलैप्स हो जाता है तो यार क्या होगा। वाकई में बहुत खतरनाक सूरत हो सकती है। अच्छा सर, ये जो सबडक्शन जोन है और साथ में जो रिसेंटली हमें ट्रेमर्स फील हुए कराची में, जो उनका मैग्नीट्यूड तो कम था लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स फील होना शुरू हो गए थे बीच में, कुछ मखसूस इलाकों में थे। ये वजूहत क्या थी? वर दे लिंक्ड विद दिस, या फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हेन दीज फ्रीक्वेंसीज और मैग्नीट्यूड कैन इंक्रीज? देखें, ये थे लांडी में साइज्मिक माइनर साइज्मिक फॉल्ट, ये माइनर साइज्मिक फॉल्ट है। ये जो एक्टिविटीज़ हुई थी ये माइनर साइज्मिक फॉल्ट है। लांडी माइनर साइज्मिक फॉल्ट मैग्नीट्यूड जो है ना वो है 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, अल्लाह रहम करे ना आए। लेकिन ये कि 6 का भी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोजेक्शन कराएं तो वो भी फेटल होगा कराची के लिए, अल्लाह करे कभी ना हो। लेकिन उसका मसला एक दूसरा चीज़ ये है कि जो थाना बुला खान का जो माइनर फॉल्ट है, फिर अलाबंद मेजर फॉल्ट है, फिर उसके बाद आपने जो लेन रिक्लेम करके अंदर चले गए हैं, रास्ते बंद कर दिए हैं, उनका अपना एक वो है प्रेशर। और ये अभी जो सिंगापुर इंस्टीट्यूट का जो आया था कि जी पता नहीं 1.25 इंच या 1.5 इंच जो है वो मलीर और लांडी जो है धंस गए हैं ज़मीन में, तो ये इंडिकेट कर रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है कि हमने वल्नरेबिलिटी टोटल जो है वो कि उस लेवल पे टिपिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। अब आपने और कुछ नहीं तो कम से कम बेसिक मेजर तो लें। मतलब आप अल्लाह माफ़ करे, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ, आप सवाल पूछिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से, जितने भी इदारे हैं जो रिलेवेंट इदारे हैं, कि अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो कोई इवैक्यूएशन प्लान है। मतलब कराची से निकलते निकलते नॉर्मल हालात में भी आपको 1 घंटा हो जाता है, लेकिन आप निकलेंगे किस तरफ? आप हैदराबाद की तरफ निकलेंगे तो थाना बुला खान साइज्मिक फॉल्ट, आप ठट्टा वाली साइड में निकलेंगे तो सुनामी के उसमें जाएंगे। तो कोई इवैक्यूएशन प्लान तो हो यार। बाकी तो अल्लाह रहम करे, नुकसान तो हर जगह, ज़लज़ले तो नुकसान तो अमेरिका में भी हो जाता है, बड़े बड़े जापान जैसे एडवांस मुल्क में भी हो जाता है, वो तो हर जगह होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनिमम नुकसान हो
और इवैक्यूएशन प्लान हो और एक मैकेनिज्म हो कि कोई फायर फाइटिंग ना हो। मतलब मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन मतलब मेजर्स लेने की सख्त ज़रूरत है, इस तरह नहीं चलेगा। दो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आपको इशारतन की गई थी। एक तो ये लांडी वाले 60 ज़िलज़ले और दूसरा ये लियारी की बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, कितने लोग रहेंगे, 200 300 500 इतनी बिल्डिंग होगी ना। वो नेशनल इशू बन गया था भाई। मैं उसकी रिस्पांस में मतलब उसकी इमरजेंसी रिस्पांस जो था एक बिल्डिंग का वाज अ नेशनल इशू। तो अल्लाह माफ़ करे, आप इतने बड़े मैग्नीट्यूड, ये साइंटिफिक बातें हैं, कोई हवाई के हम नहीं बता रहे कि वो बप्पा जानी ने ये कहा या उसने ये कहा, ये साइंटिफिक बातें बता रहे हैं भाई। सबडक्शन जोन जो है, कोई भी आज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि भाई मकरान साइज्मिक सबडक्शन जोन की मैग्नीट्यूड क्या है और कब से उसकी एनर्जी जो है रिलीज नहीं हुई। 80 ईयर्स 80 सालों से उसकी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? अच्छा, नॉर्मली सर ये जो आप कह रहे हैं कि सबडक्शन जोन से एनर्जी रिलीज नहीं हुई 80 सालों से, तो इज देयर एवरेज टू कंपेयर विद कि इंटरनेशनली क्या एवरेज है और क्या स्टैंडर्ड क्या है इसका? नहीं, इस तरह नहीं होता। देखें, जो भी सबडक्शन जोन्स होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के, उसका मैग्नीट्यूड 8 से ऊपर होता है, ठीक है, 8.5 से ऊपर होता है। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात बता रहा हूँ, मतलब साइज में एक्टिविटी की। तो अब जब हम मेजर इस तरह करेंगे कि भाई वहाँ एक्टिविटीज तो चल रही है लेकिन वो रिलीज नहीं हो रही, मतलब एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो रिलीज नहीं हो रही। तो वो रिलीज जब नहीं हो रही तो वो अक्यूमुलेट हो रही है। और अगर 45 ईयर से एक एनर्जी अक्यूमुलेट हुई है तो वो मैं रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, कोई मतलब चैलेंज कर रहा हूँ, थॉट प्रोवोकिंग, कि भाई तो वो तो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है वो एनर्जी। तो 150 किलो नॉटिकल माइल्स है क्या? कुछ भी नहीं है यार। वो तो जो मिसाइल है इसका, ईरान का जो आखिरी जो मारा था इसराइल पे, उसकी जो है वो तो 12 मिनट में इसराइल पहुंच गया था, 12 मिनट में। तो आप क्या समझते हैं यार? आप तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें यार हम कैमरा पे कहना भी नहीं चाहते। लोग समझते कोई नहीं है, वो खामखा गालियाँ देते हैं हमें। सही बात है सर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और तफसीलन आगाह किया जहाँ जिस हद तक कर सकते थे। उम्मीद यही है जी कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक बात पहुँचे। वैसे जो समझने की कोशिश करनी थी वो वक्त तो अब गुजर गया है, लेकिन अब इवैक्यूएशन प्लान क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, ये सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो इस प्रोग्राम में उठाए मसूद लुहा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका अदा करूँगा।